जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने प्लासी का युद्ध देखा था कि किस प्रकार जो है सिराजुद्दौला जो है वो मारा गया था और मीर जाफर को वहां का कठपुतली का नवाब बनाया गया था। आज के वीडियो में हम इस युद्ध को आगे बढ़ाते हुए जो है बक्सर का युद्ध देखेंगे, जो बंगाल का एक हिसाब से निर्णायक युद्ध था। उसके बाद बंगाल पे जो है अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। तो बक्सर के युद्ध को हम समझते हैं। मीर जाफर जो है वहां का कठपुतली नवाब बना था। तो कठपुतली नवाब हो या कोई भी, उसको अपना जो है जनता के सामने थोड़ा अपना दिखाना होता है, क्योंकि नवाब है जी, तो नवाब का थोड़ा सा नवाबी होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज का क्या था ना कि कोई भी अफसर उसका बेइज्जती कर देता था, इससे वो बहुत परेशान था और चाहता था किसी तरह हटे। और धीरे धीरे अंग्रेज भी इस बात को समझ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि उसका एक पुत्र था मीरान। उसका पुत्र मीरान था, ये मर गया। तो अब ये मर गया तो एक चीज और था कि उत्तराधिकार के लिए भी अब था कि कौन नायक बैठेगा। इस क्रम में उसका एक दामाद था मीर कासिम, यानी उसका दामाद कौन था? मीर कासिम। ये जो है ये क्या किया, कलकत्ता का उस समय गवर्नर था वांसी टाट। कलकत्ता का गवर्नर कौन था? वांसी टाट। इसके सहयोग से क्या किया, इसने बंगाल का नवाब बना। यानी अब मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बन गया है? मीर कासिम। ध्यान रखेंगे, मीर जाफर के बाद उसका दामाद जो है मीर कासिम कलकत्ता का नवाब बना बंगाल का। एक चीज है जो अलीवर्दी, जिस तरह से आपका मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान जैसे कुछ महान थे, उसी हिसाब से आपका जो है ये मीर कासिम, ये भी उनका मानिए तो सबसे सुयोग्य उत्तराधिकारी था। ये बहुत ही तेज था ये भी। अब ये क्या किया, अंग्रेज का कूटनीतिक तो समझ रहा था बहुत अच्छे से। गद्दी पे बैठने के साथ इसने दिमाग लगाया। सबसे पहले सोचा कि अंग्रेज से कुछ दूरी बनाए, अंग्रेज कंपनी से। तो इसलिए इसने प्रथम जो सबसे पहला कदम उठाया वो था राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। ये जो मुंगेर है ये बिहार में है। तो इसने अपना जो है राजधानी सबसे पहले बदला। अब राजधानी बदला तो अंग्रेज को कुछ शक हुआ और इसने क्या किया कि मुंगेर में राजधानी बदल के मुंगेर में असला, हथियार, तलवार, ढाल ये सब बनवाने का काम वहां शुरू किया। और आप जानते हैं कि आज भी जो है मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री ये सब है। और मीर कासिम का एक दो किला भी है वहां छोटा मोटा। तो ये उसने एक दिमाग लगा के चाल चला। उस क्रम में अंग्रेज को कुछ शक हो ही रहा था कि इसने दूसरा जो था, जो कि सबसे क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसको कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो कदम हुआ क्या था, आइए हम समझाते हैं। शाही फरमान मिलने के बाद जो है अंग्रेज लोग मुक्त व्यापार कर रहे थे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। उसके बाद वो लोग टैक्स नहीं देते थे और चलिए कंपनी तो नहीं देता था, वो लोग अपने पर्सनल व्यापार के लिए, यानी व्यक्तिगत रूप से भी जो वो व्यापार करते थे तो टैक्स नहीं देते थे। और दूसरी तरफ जो भारतीय व्यापारी थे उनको बहुत अधिक मात्रा में टैक्स देना पड़ता था और परेशानी था बहुत ज्यादा मात्रा में। वे बार बार जाके नवाब मीर कासिम के पास फरियाद करते थे। भारतीय बोलते थे कि हमको इतना टैक्स लग रहा है, इतना मजबूरी है, बहुत तरह का चीज वो बोलते थे। मीर कासिम इसके बाद जो है वो क्रांतिकारी कदम क्या उठाया, देखिए भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी। ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। उसने कहा कि आप भारतीयों को भी मैं पूरी तरह मुक्त करता हूं, कर मुक्त, आपको जितना व्यापार करना है कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ये सब देख के अंग्रेज जो है आग बबूला हुए। इसको वो पूरी तरह अपमान की तरह लिए। अंग्रेज को लगा कि ये तो हमारा बहुत भारी अपमान है, हमरे बराबर लाके खड़ा कर दिया भारतीयों को। अंग्रेज इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। अब जो था उनके बीच संघर्ष तो होना तय हो गया था कि अब उनके बीच संघर्ष होता। देखते हैं कैसे कैसे संघर्ष हुआ। संघर्ष के क्रम में जो छुटपुट युद्ध हुआ छोटे छोटे, वो था आपका जो है 9 जुलाई 1963 में वर्धमान के निकट एक जगह है कहुआ। वर्धमान के निकट जगह है कहुआ। तो पहला यहीं पे हुआ उनके बीच संघर्ष। जो दूसरा संघर्ष हुआ वो 1963 में ही मुर्शिदाबाद जिले में गिरिया में। किसके बीच? अंग्रेज और मीर कासिम। उसके बाद 5 सितंबर 1763 को राजकमल के निकट उदनौला जगह में। और ये तीनों ही जगह जो छोटा छोटा असॉल्ट हुआ, संघर्ष हुआ, इसमें जो है मीर कासिम को पराजय मिली एक हिसाब से।
और मीर कासिम जो है वहां से फिर भाग निकला। भागने के बाद मीर कासिम जो है पटना गया। पटना जाने के बाद वहां से वो सोचा कहाँ जाए, तो फिर वो अवध गया। तो अब मीर कासिम कहाँ चल गया है? अवध। अवध गया वहां, तो अवध में वो देखा कि पहले से ही वहां जो मुगल बादशाह शाह आलम है, शाह आलम द्वितीय, वो पहले से ही वहां आए हुए। और अवध का जो नवाब था उसका नाम ध्यान से याद रखेंगे, उसका नाम था शुजा-उद-दौला। कंफ्यूज नहीं करेंगे सिराज-उद-दौला से, यह है शुजा-उद-दौला और यह अवध का नवाब है शुजा-उद-दौला। तो आप देख रहे हैं कि तीनों का टिकरी इकट्ठा हो चुका है अवध में। कौन कौन? तो आपका क्या कहता है, बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा आपका शुजा-उद-दौला अवध का नवाब, और मुगल बादशाह जो कि था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों के बीच एक संधि हुई और संधि के बाद जो है एक बहुत ही ज्यादा निर्णायक युद्ध हुआ जिसको हम जानते हैं बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764। इसको डेट के साथ एकदम याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछता है बक्सर का युद्ध कब हुआ। 22 अक्टूबर 1764 के दिन बक्सर का युद्ध हुआ। थोड़ा टीम मेंबर को देख लेते हैं कौन किसके तरफ से था। एक तरफ था बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा आपका अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों का संघ था एक तरफ, और दूसरे तरफ अंग्रेज के तरफ था वांसी टॉट। इस नाम को याद रखेंगे। बहुत लोग इसका सोचते हैं कि जो है बक्सर का युद्ध में क्लाइव था, नहीं, बक्सर का युद्ध में अंग्रेज की तरफ से था वांसी टॉट। इसको आप ध्यान से मेमोरी में रखेंगे, बहुत जरूरी है ये वांसी टॉट। युद्ध हुआ, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध में जो है बुरी तरह से इनका संघ पराजित हुआ। किसका संघ? मीर कासिम जो संघ बनाया था, ये लोग पूरी तरह पराजित हुए। ये पहली बार जो था एकदम प्रत्यक्ष रूप से ये लोग अपने पूरे शक्ति के साथ लड़े थे और ये पराजित हो गए। तो युद्ध में जो है मीर कासिम का संघ जो है पराजित हो गया। अब युद्ध के बाद जो है नियम हम जानते हैं कि युद्ध के बाद एक संधि होता है। तो इसका संधि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो संधि था उसका नाम है इलाहाबाद की संधि। इसका संधि का क्या नाम है? इलाहाबाद की संधि 1765 में। अब यही से क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद का संधि में कौन था अंग्रेज की तरफ से? तो इलाहाबाद के संधि में क्लाइव था। इलाहाबाद के संधि में क्लाइव था। देखिए युद्ध लड़ा है वांसी टॉट, और जो संधि हुआ है उसमें अंग्रेज की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है, युद्ध में वांसी टॉट था और जो संधि हुई है जिसको कि इलाहाबाद की संधि कहते हैं, उसमें क्लाइव वापस आ गया था। अब क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है क्या इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई? दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इलाहाबाद की संधि कौन से युद्ध के बाद हुई, कब हुई? तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। संधि की कुछ प्रमुख बातों को हम देखते हैं। तो इसमें दो मुख्य संधि हुई थी इलाहाबाद के अंदर। पहला जो था अवध के साथ, पहला अवध के साथ। अवध का जो था शुजा-उद-दौला, उसको 50 लाख रुपए का युद्ध क्षतिपूर्ति देना पड़ा। उसके अलावा उसको सैनिक सहयोग का वादा करना पड़ा। तो ये था अवध के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट था, बहुत ज्यादा जरूरी, वो था शाह आलम के साथ। शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ। इसमें मानिए तो ये बहुत ही खराब संधि था। इसमें क्या किया ना, मात्र 26 लाख का वार्षिक अनुदान पे जो है, जो आपका मुगल बादशाह है, ये क्या हो गया, कंपनी के संरक्षण में आ गया। मतलब आप मानिए तो एक तरह से पेंशन करता हो गया। 26 लाख रुपए वार्षिक सालाना देना है और वो कंपनी के अंदर में रहना है, उसको शांति से चुपचाप। तो ये संधि बहुत ही मानिए तो बुरा हुआ भारतीयों के लिए। तीसरा और इम्पोर्टेंट बात कि बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत। ये भी पूछता है कि बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत कब हुआ? तो आप एकदम ध्यान से रख लेंगे कि इलाहाबाद के संधि के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद में जो हुआ, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ। तो आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण देखेंगे किस प्रकार बंगाल जो है भारतीयों के हाथ से निकल गया। इसके बाद पूर्णतः बंगाल पर उनका कब्जा हो गया। धन्यवाद।